हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल की हो पाए। बेटा इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए क्लास 11th का अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो कि टर्म 1 से रिलेटेड है, जिसमें एमसीक्यूज हैं। और ये डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एफ का पेपर है। बहुत सारे लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे इसका पीडीएफ शेयर किया और मुझसे इसका सॉल्यूशन मांगा। तो मुझे लगा कि इसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस स्कूल का पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल के पेपर का सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊं, तो आप अपने पेपर का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है सीएमए विशाल अरोरा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो, तो भी आप मेरे को अपने डाउट्स या प्रॉब्लम या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम वाले चैनल पर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से टेस्ट पेपर या फिर प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स लेना चाहते हैं, तो भी आप मेरे चैनल से ऐड हो सकते हैं और मुझसे ये सब चीजें ले सकते हैं। बस मेरा एक ही मोटिव है कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए बेटा, बहुत बातें हो गई। अब हम अपना आज का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अपना हम पेपर स्टार्ट करते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एफ का ये पेपर है। इसमें बेटा जी दो सेक्शन है। सेक्शन 1 में टोटल 41 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सिर्फ 35 क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 2 में 14 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए बेटा जी पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सोल्ड गुड्स कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000, यानी 40,000 रुपये का जो गुड्स है वो हमने कैश में बेचा है। इसके अलावा 60,000 का गुड्स जो है वो हमने उधार बेचा है। 20% प्रॉफिट पर बेचा है। टीचर चाहता है कि जो उधार वाली सेल है उस पर प्रॉफिट निकाल कर मैं दिखाऊंगा आपको। तो बेटा जी यहाँ पर देखिएगा हमने उधार माल कितना बेचा है, 60,000 रुपीज़ का हम लोगों ने प्रॉफिट, 60,000 का हमने गुड्स बेचा है 20% प्रॉफिट पर। तो बेटा जी 60,000 रुपीज़ है। अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ तो बेटा जी मेरे पास प्रॉफिट निकल कर आएगा 12,000। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो हमको कौन से अकाउंट को बनाने से कैलकुलेट होता है। बेटा जी ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, जो जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर लेज़र बनाते हैं। लेज़र के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। और बैलेंस शीट, जिसमें हम एक साइड एसेट्स लिखते हैं, एक साइड लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। टीचर ने पूछा है नेट प्रॉफिट किससे फाइंड आउट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पर लिखा है नीलम, जिस पर 16,000 रुपीज़ ड्यू थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो फाइनेंशियली वीक हो जाता है और अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में कैपेबल नहीं रहता, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और उससे हमें 20% पैसा इन फुल सेटलमेंट मिला है। अगर मेरे को 16,000 रुपीज़ लेने हैं तो 20% पैसा तो मुझे मिला है, तो मीन्स 3,200 मिल गए। तो बेटा जी जब पैसा मिलेगा तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 3,200। जो पैसे नहीं मिले हैं बेटा जी उसको हम बैड डेट्स बोलेंगे, 12,800 रुपीज़। और इसके अलावा जो पार्टी है उसका नाम लिख देंगे नीलम। तो बेटा जी यहाँ पर इस तरीके से इसकी एंट्री बनेगी। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू नीलम 16,000। टीचर ने पूछा है कैश अकाउंट में कितनी पोस्टिंग होगी, तो बेटा जी 3,200 रुपीज़ की पोस्टिंग होगी। इसके अलावा और ये हमने यहाँ पर आंसर टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे बेटा जी। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बेटा जी गुड्स बेचेंगे तो पैसा मिलेगा हमको, ये ट्रांजैक्शन है। हम गुड्स खरीदेंगे तो एक साइड स्टॉक आएगा, पैसा जाएगा, ट्रांजैक्शन है। हम लोगों ने वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारी मैन पावर है, हम उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो बेटा जी ये जो है हम लोगों को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। कस्टमर को माल वापस करेंगे तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इन तीनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बट जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, जैसे मैनेजर को डांट लगाई,
जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पर बैठ गए, तो इन तरह की नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होती है। बेटा जी जब हम गुड्स और सर्विस को डिलीवर्ड कर देते हैं तब हम उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। यहाँ पर हमें ऑर्डर मिला है तब तक ये हमारी इनकम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मिला है। यहाँ पर हमने गुड्स डिलीवर्ड कर दिया, यहाँ पर हमें पार्ट पेमेंट मिला है। तो बेटा जी जब हमने गुड्स डिलीवर्ड कर दिया या जब हमने पार्टी को सर्विस डिलीवर्ड कर दी तब वो हमारे अकॉर्डिंग रिवेन्यू रिकॉग्निशन है, यानी हमारे बिजनेस की रिवेन्यू मानी जाएगी। जैसे मैंने क्लास में भी कई बार समझाया कि हमने ए को 50,000 का गुड्स बेचा, पैसा मिल गया, तो रिवेन्यू है कि या नहीं, तो स्टूडेंट कहते हैं हाँ है। हमने बी को 50,000 का गुड्स बेचा बट पार्टी 3 महीने बाद पैसा देगी, तो बताओ रिवेन्यू है कि नहीं है, तो भी रिवेन्यू है बेटा जी। अगर आपने किसी पार्टी को गुड्स या सर्विस डिलीवर्ड कर दिया तो दैट विल बी योर इनकम या रिवेन्यू। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक। बेटा जी यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा है, पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, गुड्स बेचा है तो पैसा आएगा कैश अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। हमें सलमान से पैसा मिला है तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं होती है, तो इसका आंसर है बेटा जी डी। अमाउंट विड्रॉन बाई बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं तो आप जानते हैं बेटा जी हम एंट्री बनाते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसे में उसने अमाउंट विड्रॉ किया है तो हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बनाएंगे। अगर गुड्स विड्रॉ किया होता तो हम टू और करके परचेजेस लिखते बेटा जी। डन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बेटा जी बी। 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा जी कि हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि एसर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है। रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, एसर्शन और रीज़न करेक्ट है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ओनली एसर्शन इज़ करेक्ट, ओनली रीज़न इज़ करेक्ट। बेटा जी कैपिटल इज़ ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और ऑनर के पैसे को हम अपनी लाइबिलिटी मानते हैं, अलग से कैपिटल के नाम से शो करते हैं। एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हम लोग बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग एंटिटी मानते हैं और हम बिजनेस के जो रिकॉर्ड हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। बेटा जी दोनों सही हैं और आर इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर इसका आंसर बेटा जी ए होने वाला है। 9th नंबर में दिया हुआ है बेटा जी, थोड़ा सा यहाँ पर मेरा बैक साइड में लिखने की वजह से ना कुछ हो गया, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो आप थोड़ा केयरफुली रहिएगा। डैश इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ लेजर। इनमें से किस चीज़ में हम लेज़र के बैलेंसेस निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बेटा जी लेज़र बनाने को हम बेसिकली क्लासीफाइंग कहते हैं। डन। तो इसका आंसर है बेटा जी ए। 10th नंबर पे आते हैं व्हेन ए डीलर ऑफ गुड्स इज अलाउड रिडक्शन इन द प्राइस। जब गुड्स एक डीलर गुड्स के प्राइस पर हमें रिडक्शन देता है तो उस फिक्स परसेंटेज को, जो भी फिक्स परसेंटेज होता है, जो भी लिस्ट प्राइस पर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हम उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका आंसर होगा बेटा जी बी। यहाँ पर लिखा है कि हमने 10,000 रुपये का गुड्स कैश में बेचा है, 15,000 का गुड्स उधार बेचा है, 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ बेटा जी। यहाँ पर हमने 10,000 की कॉस्ट का माल तो कैश में बेचा है और यहाँ पर बेटा जी हम लोगों ने 15,000 रुपये का जो गुड्स है उसकी कॉस्ट का माल उधार बेचा है। डन। ये उधार बेचा है तो टोटल 25,000 का गुड्स बेचा है, 20% प्रॉफिट निकालें तो बेटा जी 5,000 प्रॉफिट पर बेचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डन। यहाँ पर दिया है एक चेक हमें रिसीव हुआ है जो हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया, यानी पार्टी से चेक मिला और वो हैंड टू हैंड बैंक में जमा हो गया, तो वो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखा जाएगा बेटा जी। कैश और बैंक कॉलम के डेबिट में रिसिप्ट और इंक्रीज आता है। अगर हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखते हैं, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो बेटा जी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज सब डिवाइडेड ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जी यहाँ पर टीचर हमसे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पूछ रहा है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। जो बी है वो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग नहीं होता, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, हम ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बुक एंट्रीज किसको बोलते हैं, तो बेटा जी हम जनरल को बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री।
GAAP, गैप की फुल फॉर्म क्या है बेटा जी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका आंसर है सी। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटा जी? ये 12th से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 11th स्टैंडर्ड में नहीं आता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो एसेट्स होती हैं बेटा जी, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं करंट एसेट्स, जिनका पैसा विद इन कैश रियलाइज हो जाता है, 1 ईयर कैश में रियलाइज हो जाएगा। दूसरी होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स दो तरह की होती हैं, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। 11th में स्टूडेंट को इतना ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हमको करंट एसेट्स दिए बेटा जी, जो एसेट्स विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं, और जो एसेट्स विद इन 3 मंथ्स रिकवर्ड हो जाती हैं, 3 मंथ्स, उन्हें लिक्विड एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स में बेटा जी कैश आता है करंट एसेट्स में बेटा जी कैश आता है, बैंक आता है, डेटर आते हैं, बीआर आते हैं, स्टॉक आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। ये सब चीज़ें करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। लेकिन ये दो चीज़ें बेटा जी करंट एसेट्स में नहीं आती हैं। इन चारों चीज़ों को लिक्विड एसेट्स का पार्ट मानते हैं। यानी करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दें तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। तो इसका आंसर है बेटा जी ए। ये 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ये उनके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। 17 नंबर में दिया है लास्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटा जी फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग, दूसरा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, तीसरा स्टेप होता है क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, सो दैट कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल लें। फिर हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को यूजर से। तो इसका आंसर है बेटा जी बी। यहाँ पर लिखा है हु इज़ नॉट द एक्सटर्नल यूजर। कौन एक्सटर्नल यूजर नहीं है हमारे बिजनेस का? बेटा जी यहाँ पर एक तरीके से इनडायरेक्टली इंटरनल यूज़र पूछा है। बेटा ऑनर और मैनेजमेंट जो है और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इंटरनल यूज़र होते हैं, एम्प्लॉय यूनियंस नहीं होते हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर है बेटा जी बी। इसके अलावा द डेट विच आर नॉट टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट टर्म पीरियड ए ईयर और लेस रेफर्ड एज। बेटा जी जो लाइबिलिटीज विद इन ईयर पे हो जाती हैं उन्हें करंट लाइबिलिटी कहते हैं। जो लाइबिलिटीज 1 साल के बाद पे होती हैं उन्हें फिक्स लाइबिलिटी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा जी बी। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्विज्म टेक इनटू अकाउंट। बेटा जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्विज्म कहता है कि हम फ्यूचर लॉसेस के लिए तो प्रोविजन बनाएंगे बट नॉट फॉर प्रॉफिट। डन। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है बेटा जी ऑल फ्यूचर लॉसेस नॉट प्रॉफिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेजर बुक इज प्रॉपरली नॉन एज। जी बेटा इसका आंसर है बी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। हम फिक्स्ड एसेट्स को अगर खरीदते हैं तो हम उसको एसेट्स अकाउंट में मेंशन करते हैं, परचेज अकाउंट में नहीं मेंशन करते हैं। परचेज अकाउंट में हम गुड्स का कैश या क्रेडिट परचेज को शो करते हैं। बेटा जी दोनों सही हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका आंसर है बेटा जी ए। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच अकाउंट इज नॉट बैलेंस। बेटा जी जो जिनके बैलेंस निकलते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं वो सब बैलेंस्ड होते हैं। तो ये भी बैलेंस्ड होता है, ये भी बैलेंस्ड होता है, बट ये बैलेंस नहीं होता। इनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देते हैं। तो उसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंजेबल एसेट्स। बिल्डिंग टेंजेबल एसेट्स है, फर्नीचर टेंजेबल एसेट्स है, कंप्यूटर टेंजेबल एसेट्स है, बट पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और गुडविल ये इंटेंजेबल एसेट्स होते हैं। तो उसका आंसर है बेटा जी सी। पेड टू सुनील ऑन द बिहाफ ऑफ महेश विल डेबिटेड टू। बेटा जी हमने सुनील को पैसे दिए ऑन द बिहाफ ऑफ महेश। महेश के थ्रू हमने पैसा भिजवाया लेकिन हमने पैसे सुनील को दिए, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पर टीचर ने प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेफिनेटली करेक्शन कराई होगी। हमने राहुल को पैसे दिए महेश के बिहाफ पर, यानी महेश के थ्रू भिजवाए हैं। तो बेटा जी इसका आंसर है ए। आप डेफिनेटली मान के चलिएगा करेक्शन है। लाइव स्टॉक बेटा जी हम जानवरों को बोलते हैं। इसका आंसर है सी। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। बेटा जी अगर हमारे गुड्स में आग लग गई है तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या बनाते हैं? उस कंडीशन में हम एंट्री बनाते हैं बेटा जी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। आप जानते हैं ना बेटा जी नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑल लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। टू परचेजेस, खरीदा हुआ माल हमारा जल गया तो बेटा जी हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस एंट्री बनेगी। यहाँ पर टीचर ने पूछा कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो उसका आंसर है बेटा जी डी। यहाँ पर पूछा है द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड। अकाउंटिंग की कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे आएगा बेटा जी।
जी बेटा, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। बेटा इसका आंसर है सी। स्टॉक ऑफ इरेजर पेंसिल इंक पॉट। अगर हमारे पास इरेजर का कुछ स्टॉक है, पेंसिल या पेन या इंक पॉट्स का स्टॉक है, तो हम उसको एसेट्स में शो नहीं करते हैं। अंडर एसेट्स, एसेट्स कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? बेटा जी मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट। बेटा जी इसका आंसर है बी। बेटा मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है जो बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं जिनका हमारे बिजनेस के मेन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उस पर कोई खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उन वैल्यूज़ को हम इग्नोर करते हैं या इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि वो इररिलेवेंट लगे। डन। तो बेटा जी जो चीज़ें हमारे यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं उनको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहती हैं, और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम फुटनोट की तरह या फिर साइड में शो कर सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हम किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी बिल या किसी एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और उस बिल या एविडेंस को हम बेटा जी वाउचर बोलते हैं। 31 नंबर, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, ये बिल्कुल ठीक है। अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर है बेटा जी ए। ICI स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स। बेटा जी इसका आंसर है सी। इसके नेक्स्ट दिया हुआ है इफ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। हम किसी ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स को अगर कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं बेटा जी। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक दोनों साइड रिकॉर्ड होता है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज दोनों साइड रिकॉर्ड होता है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। डेबिट इज़ द रिसीवर, क्रेडिट इज़ द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट, ऑल इनकम गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल होता है बेटा जी व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। यहाँ पर हमें बताना है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, चेक और पे इन स्लिप के बारे में कौन कौन से पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बेटा जी जो पे इन स्लिप है वो बैंक में पैसा जमा करने की स्लिप को बोलते हैं, जैसे भरने के बाद हम बैंक में पैसे जमा करते हैं। चेक बेटा जी हम बोलते हैं चेक एक तरह का ऑर्डर होता है बैंक को कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको हमने चेक दिया है उसको बैंक हमारी साइड से पेमेंट दे दे। उसके बाद क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या आता है? डेबिट नोट क्या आता है बेटा जी मैं समझाता हूँ इसे। मान लीजिए मैंने राम से गुड्स खरीदा तो बेटा जी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। मैंने राम से माल खरीदा तो एंट्री बनेगी परचेज टू राम। मान लीजिए मैं राम को माल वापस कर देता हूँ तो एंट्री बनेगी बेटा जी राम टू परचेज रिटर्न। अब मैं राम को माल वापस कर रहा हूँ तो बेटा जी राम को मैं क्या करूँगा? डेबिट करूँगा। तो यहाँ पर डेबिट नोट बोलते हैं जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, यानी परचेज रिटर्न को बेटा जी डेबिट नोट बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को बेटा जी क्रेडिट नोट बोलते हैं। इस एंट्री में हमने माल खरीदा था, हमने माल खरीदा, जब हमने माल वापस किया है तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे क्योंकि हम पार्टी को बोलेंगे कि हमने आपका अकाउंट अपने यहाँ पर डेबिट कर दिया। जब हम पार्टी के अकाउंट को डेबिट करते हैं तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं, और डेबिट नोट कौन इशू करता है? खरीदने वाला। तो बेटा जी इसका आंसर हो गया 3। तो फिर ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सप्लायर, जिसने हमें माल की सप्लाई की थी। तो बेटा जी इसका आंसर है ए। अब यहाँ पर आते हैं बेटा जी, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 90,000 रुपीज़ वाई लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं। उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की है, लेकिन अकाउंटेंट ने वांट्स टू शो, अकाउंटेंट जो है 1 लाख रुपए की वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को बुक्स में शो करना चाहता है। अब आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये बताइए जो अगले क्वेश्चन हैं 37 और 38 का आंसर दीजिए। बेटा जी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 90,000 रुपये याद रखिएगा, और जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो 1 लाख रुपये मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट कि नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। यहाँ पर 37 नंबर पे पूछा अकॉर्डिंग टू द अबव क्वेश्चन विच वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट की 90,000 की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे या 1 लाख की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, टीचर ये पूछ रहा है। तो हम इन्वेस्टमेंट को 90,000 पे रिकॉर्ड करेंगे और फुट नोट में हम उसकी वैल्यू मेंशन कर देंगे कि इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है, लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को 90,000 पे शो करेंगे। कौन सी कन्वेंशन इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करके कि हम इसे 1 लाख पे शो नहीं कर सकते हैं? बेटा जी कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस,
या कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ये कहता है कि हम फ्यूचर लॉसेस को तो पहले से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें फ्यूचर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब तक ये प्रॉफिट हमको रियलाइज नहीं हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑन मार्केट वैल्यू जो कम होता है उस पर शो करते हैं। तो हम 90,000 पे शो करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करती है लेकिन फ्यूचर लॉसेस को पहले से रिकॉर्ड कर लेती है। ये कौन कहता है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन या कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। यहाँ पर टीचर ने हमको दिया है 39-40 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स, अगर हमें कैपिटल 40,000 की हो, क्रेडिटर दिए हो, इसके अलावा रिवेन्यू दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। बेटा जी अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो आपको रिवेन्यू में से एक्सपेंस को घटाना पड़ेगा। बेटा जी प्रॉफिट 50,000 रुपये का है, एक्सपेंस 40,000 रुपये का है, तो प्रॉफिट निकल कर आएगा 10,000 रुपये का। इसके अलावा बेटा जी हमारे को एसेट्स निकालनी है, तो एसेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बेटा जी कैपिटल कौन सी वाली लेते हैं, कैपिटल लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इसके अलावा प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ये इसका कंसेप्ट है। डन। तो बेटा जी ओपनिंग कैपिटल मुझको 40,000 रुपये की दी हुई है, इसके अलावा एडिशनल कैपिटल 0 है, प्रॉफिट बेटा जी हमने निकाल लिया 10,000 का है, ड्राइंग बेटा जी 0 हो गई, तो इसका आंसर हो गया 50,000 रुपीज़। तो बेटा जी कैपिटल हो गई 50,000 रुपीज़ की। लाइबिलिटीज़, बेटा जी लाइबिलिटीज़ कितनी दी हुई हैं हमको, लाइबिलिटीज़ दी हैं 25,000 की, तो जो हमारी एसेट्स है वो 75,000 रुपीज़ की हो जाएगी और क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 50,000 की, तो इसका आंसर बी है। और टोटल एसेट्स बेटा जी 75,000 है, इसका आंसर सी है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दिया हुआ है तो डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, बेटा जी हमको दिया हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फिलहाल हमको बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है लाइबिलिटीज़, अब पता नहीं टीचर ने आपको करेक्शन कराया है या नहीं कराया है। बेटा जी यहाँ पर फ़िलहाल जो एसेट्स हैं वो 50,000 रुपीज़ की होंगी, लाइबिलिटी 7,800 की होंगी, इसे उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो डिफरेंस कैपिटल बचेगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में ही सॉल्व करा चुका हूँ। यहाँ पर मेरठ यूपी में डीएवी पब्लिक स्कूल का पेपर हुआ था, सेम क्वेश्चन आया था बट वहाँ पर डिजिट ठीक थी, तो इसका आंसर है बेटा जी डी। इस क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो विद इन अ ईयर रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, जिस साल में वो खर्च होते हैं उसी साल में राइट ऑफ हो जाते हैं। हाँ जी बेटा जी, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इंश्योरेंस पेड, ये सब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये पर्टिकुलर ईयर में ही राइट ऑफ हो जाते हैं और उनका जो बेनिफिट होता है वो उसी पर्टिकुलर ईयर में कंज्यूम्ड हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है और असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए। गुड्स गिवन एज ए डोनेशन, अगर हमने डोनेशन के तौर पे गुड्स दिया है तो बेटा जी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेटा जी 450 का गुड्स हमने चैरिटी के तौर पे दिया है तो एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से सोचें, ये आंसर क्वेश्चन जो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से पूछा है, स्टॉक बेटा जी 450 से कम हो जाएगा और चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, तो कैपिटल में ये हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे 450, तो बेटा जी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी, 450 से स्टॉक भी डिक्रीज हो जाएगा, इसका आंसर है डी। इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना ये ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना बिजनेस का, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, ये सब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन विंडो ड्रेसिंग बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये लिमिटेशन होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि हम सिचुएशन के हिसाब से अपने बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। यानी अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तब तो मैं अपनी इनकम बढ़ा कर दिखाऊंगा, ठीक है, कि मेरा टर्नओवर ज़्यादा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए बैंक से मुझे ज़्यादा लोन मिल जाए। लेकिन वहीं उसकी जगह उल्टा, अगर मुझे बैंक को इनकम टैक्स पे करना है, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम शो करनी है, तब मैं वहाँ पर अपना प्रॉफिट कम करके दिखाऊंगा। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स के सामने तो अपनी इनकम कम करके दिखाते हैं सो दैट कि टैक्स कम पे करना पड़े। बैंक के सामने लोन लेते समय हम अपनी इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट्स ज़्यादा शो करते हैं सो दैट कि बैंक हमें लोन ज़्यादा दे दे। इस तरह की चीज़ को हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। जो भी हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो समझ में आने वाली होनी चाहिए। डन बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
what to do, what to be effect of receiving 25,000 from debtor in cash on accounting equation। बेटा जी, अगर डेटर से पैसा मिलेगा तो कैश इंक्रीज होगा और डेटर का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इसके अलावा 48, अगर हमने 9,000 रुपये का गुड्स 10% प्रॉफिट यानी 900 रुपये के प्रॉफिट पर बेचा है तो वो प्रॉफिट बेटा जी अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में प्लस होता है। कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, एक्सपेंस हो तो कैपिटल में माइनस होता है, लॉस हो तो कैपिटल में माइनस होता है, इनकम और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होते हैं। एज पर ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो उसका आंसर सी है। बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, बेटा जी बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड इज जनरल होता है बेटा जी। इनकम टैक्स कौन सा एक्सपेंस होता है बेटा जी? इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है जी बेटा। डेट रिटर्न ऑफ एज बैड, अगर किसी कस्टमर से पैसा रिकवर नहीं होता है तो उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। और यहाँ पर इसने बोला है व्हेन रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, अगर वो पैसा रिकवर हो जाता है तो हम एंट्री बनाते हैं बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। क्या एंट्री बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। तो बेटा जी हम डेटर अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बैड डेट्स अगर रिकवर्ड होता है तो ये गेन होता है। हाँ जी बेटा ये गेन होता है क्योंकि हमें लॉस्ट मनी रिकवर्ड हो गई है, तो असर्शन गलत है लेकिन रीज़न बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा जी ए। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा जी वेयर डिक्रीज इन लाइबिलिटी कैपिटल इनकम अमेरिकन अप्रोच में क्या होता है? बेटा जी अगर आप नहीं जानते अमेरिकन अप्रोच तो मैं आपको बता देता हूँ। जो अमेरिकन अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंस होते हैं, ये इंक्रीज होने पर डेबिट होते हैं और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं। और अगर मैं बात करूं इनकम की और लायबिलिटी की, ठीक है, और कैपिटल की, तो ये सभी चीज़ें इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती हैं और डिक्रीज होने पर बेटा जी डेबिट होती हैं। डन। तो यहाँ पर बेटा जी इसने पूछा अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या होगा? बेटा जी ये डेबिट होगा अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका आंसर है ए। अगर किसी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया है तब उस कंडीशन में बेटा जी हम एंट्री बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बेटा जी सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, तो उसका आंसर है डी। ए बिजनेस एंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड, अगर कोई बिजनेस नियर फ्यूचर में नहीं सोल्ड होने वाला है या बंद होने वाला है वो बिजनेस, तो इसको हम कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है। बिजनेस की इंडेफिनेट लाइफ होती है, बिजनेस एक लॉन्ग रन प्रोसेस होता है और हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय ये सोच कर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमारा बिजनेस नियर बाई फ्यूचर में क्लोज नहीं होने वाला है या लिक्विडेटेड नहीं होने वाला है। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बात कहता है जी बेटा। तो ये था डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एफ का स्कूल पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल पेपर के सॉल्यूशन पर भी वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नंबर पर या मेरे साथ आप ऐड हो सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8439475505। अगर आप 11th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस पेपर करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पर मैं रूटीन बेसिस पर टेस्ट और पूरा सैम्पल पेपर्स का टेस्ट लेता हूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल के पेपर पे वीडियो बनाऊं तो आप अपने पेपर का PDF मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो आपको कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, जिसका सिंपल सा लिंक है CMA विशाल अरोड़ा। ये चैनल है जहां पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स या डाउट्स भेज सकते हैं बेटा जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो सच में यूज़फुल लगे तो इसे अपने और स्कूल फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ शेयर करिएगा जो भी 11th स्टैंडर्ड में है, जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।